हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज के अंदर में हम राजेंद्र बलोनी जी की बुक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश को इंग्लिश मीडियम के अंदर में कवर कर रहे हैं। उसका सेक्शन सेकंड हम लोग डील कर रहे हैं, जो डील करता है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से। इस सीरीज का हमारा ये 9th लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तराखंड का नेचुरल डिवीजन। ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, हाइट और रेनफॉल। स्ट्रक्चर, हाइट और रेनफॉल के अंदर जो वेरिएशन है, उसकी वजह से उत्तराखंड को 5 नेचुरल रीजन्स के अंदर में बांटा गया। वो रीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखते हैं ट्रांस हिमालय। उसके नीचे अगर आप आएंगे साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, तो आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलते हैं। ग्रेटर हिमालय के और साउथ में आएंगे तो आपको लेसर हिमालय देखने को मिलेंगे। लेसर हिमालय से आप अपनी और साउथ के अंदर आते हैं तो शिवालिक रेंजेस देखने को मिलती हैं। शिवालिक रेंजेस से आप नीचे आते हैं तो आपको तराई और भाबर रीजन देखने को मिलता है। लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में हमें इलोंगेटेड वैलीज भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। तो ये कुछ नेचुरल डिविजन्स हैं उत्तराखंड के, इन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का नदर्न मोस्ट रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस का अपने आप में मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड या अर्लियर। दी जो इसका फॉर्मेशन है ट्रांस हिमालयाज का, ये हमें ग्रेटर हिमालयाज से पहले देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हम जो मानते हैं वो कौन से पीरियड के अंदर में मानते हैं कि ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन टर्सरी पीरियड के अंदर में हुआ था। ये हम पिछली क्लासेस के अंदर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि टर्सरी पीरियड का कौन सा इपोक था जिसके अंदर में ट्रांस हिमालयन रीजन का हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं। ये रीजन लाई करता है नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालयाज के नॉर्थ में हम इसे देखते हैं। इसकी फीचर है हाई प्लेट्यूज, जो आपको लोकेटेड मिलते हैं फर्दर नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ये जो प्लेट्यू का रीजन है, ये हिमालयाज से आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा और ये प्लेट्यूज रीजन आपको जास्कर रेंजेस के अंदर में देखने को मिलता है। अपने आप में ये प्लेट्यू रीजन ही है जो उत्तराखंड से किसको डिवाइड करता है, तिब्बत को डिवीजन बनाता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं है बाउंड्री की, ऐसा फीचर नहीं है कि बाउंड्री यहाँ तक उत्तराखंड आता है उसके आगे तिब्बत शुरू होता है। क्लियर डिवीजन ना होने की वजह से थोड़ा सा बाउंड्रीज को लेकर के क्या निकलता है, कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो ये भी एक रीजन बनता है जिसके वजह से हम इसे उत्तराखंड का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के अंदर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन उत्तराखंड के अंदर फॉल करेगा, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा रीजन पड़ता है कि ये जो ओवरऑल रीजन है, ये रीजन है 20 से 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का छोटा सा रीजन है, जो अल्टीमेटली किसके अंदर में आता है, उत्तराखंड का अगर एरिया देखें 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें तो 20-30 किलोमीटर बहुत नेग्लिजिबल एरिया बनता है, जहां पर क्लियर बाउंड्री लाइंस भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसे कंसिडर भी नहीं कर रहे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। ये नदर्न मोस्ट रीजन के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता। उत्तराखंड के अंदर में ये प्लेट्यूज इंक्लूड करते हैं बोशर तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का आ गया। ऊंटाधुरा रीजन है कुमाऊं का, और गढ़वाल के अंदर में पेनखंड रीजन आता है। वहां पर इस प्लेट्यू का या ट्रांस हिमालयाज का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं इसके एल्टीट्यूड या हाइट की, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड 2500 से 3500 मीटर का एल्टीट्यूड देखा जाता है अबव द सी लेवल। इस रीजन को हम लोग तिब्बतन रीजन भी या तिबियान रीजन भी बोलते हैं। इस रीजन की जो और विशेषता है, यहाँ आपको हाई और लो वैलीज देखने को मिलती हैं। यहाँ की रिवर्स के बारे में ये कहा जाता है, ज्योग्राफर्स का मानना है कि ये रिवर एग्जिस्ट करती थी इवन बिफोर द हिमालयाज। जो यहाँ पे रिवर फ्लो करती हैं वो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी फ्लो
फ्लो करती थी। यहाँ के अंदर में आपको स्नो कवर देखने को मिलता है, लेकिन स्नो कवर ज़्यादा मोटा नहीं है, इट इज़ वेरी थिन। और ये इतना थिन है, इवन द सनलाइट कैन पास दिस स्नो लेयर। अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालयन रीजन। कहाँ से हमारा ट्रांस हिमालय खत्म होता है, कहाँ से ग्रेटर हिमालय शुरू होता है? इनके बीच में एक लाइन पड़ती है ITSZ, इंडस, सांगपो, सूचर, जून। तो ये क्या है? ये लाइन है जो पर्टिकुलरली डिवाइड करती है ट्रांस हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज से। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, उनका फॉर्मेशन भी किस पीरियड के अंदर में हुआ है? टर्सरी पीरियड के अंदर में हुआ है। अराउंड 35 टू 30 मिलियन ईयर एगो हम लोग इसका फॉर्मेशन मानते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्नो कवर्ड रीजन है, पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक देखी जाती है इन उत्तराखंड। यहाँ की जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयाज की, 4800 से 6000 मीटर की एवरेज हाइट उत्तराखंड के अंदर में देखी जाती है। ऑलमोस्ट ये हम इंडिया के रेस्पेक्ट में भी सेम देखते हैं। हाईएस्ट पीक नंदा देवी देखी जाती है, और जो कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। अगर इसकी बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें जो उत्तराखंड रीजन के अंदर में लाई करती हैं, तो कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, गंगोत्री, एक चौखंबा पीक, दूनागिरी पीक, त्रिशूल पीक, नंदाकोट, पंचाचूली, ये कुछ पीक्स देखी जाती हैं। और इन सभी पीक्स की हाइट है वो 6000 मीटर से ज्यादा देखी जाती है। ये रीजन में जो है रॉकी है और फ्रेगमेंटेड रीजन है। अदर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन इन ग्रेटर हिमालयाज। उत्तराखंड के अंदर नेचुरल वेजिटेशन जो ग्रेटर हिमालय में है, एक बहुत अच्छी वैली ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिलती है। स्मॉल ग्रासलैंड्स भी हैं, ग्रास मिडोज भी हैं यहाँ पे, जिन्हें लोकल नेम के अंदर बुग्याल, पेरियार बोला जाता है। दीज आर एल्पाइन पास्चर लैंड्स। ग्लेशियर्स अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके अलावा मिलम ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, जो अपने ये जो अपने आप में प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, ग्लेशिएशन हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्लीस्टोसीन इपोक। प्लीस्टोसीन इपोक का टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो हम लोग 2 मिलियन ईयर एगो से जो 10,000 साल पुराना ईयर की बात करते हैं, तो वो टाइम पीरियड क्या माना जाता है? प्लीस्टोसीन टाइम इपोक का टाइम पीरियड माना जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि यहीं से गंगा और यमुना का क्या माना जाता है? ओरिजिन देखने को हमें मिलता है। ग्रेटर हिमालयाज का क्लाइमेट की बात देखें तो हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे जो हाई वैलीज हैं वो हमेशा स्नो कवर्ड रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। 3000 मीटर की ऊंचाई पर अगर इससे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमें बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है, नेगेटिव में देखने को मिलता है। इस रीजन के अंदर जो रेनफॉल है वो होती है समर सीजन्स के अंदर में। रेनफॉल का जो जिक्र है हमने कहाँ नहीं किया है? ट्रांस हिमालयाज में कवर नहीं किया है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयाज मॉनसून विंड को ट्रांस हिमालय तक जाने ही नहीं देते, वो पहले ही क्या कर लेते हैं? उन्हें रोक लेते हैं। तो जो समर मानसून सीजन हमारा आता है, समर मानसूनल विंड, वो क्रॉस नहीं कर पाती माउंटेन को और नॉर्थवर्ड नहीं जा पाती। तो ग्रेटर हिमालयाज के रीजन में भी क्या आपको देखने को मिलती है? कुछ एरिया ऐसा देखने को मिलेगा जो किस रीजन के अंदर में कवर्ड होगा? रेन शेडो रीजन के अंदर में कवर्ड होगा, यानी कि वहां पर क्या नहीं हो रही होगी? रेन नहीं हो रही होगी। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए ये माउंटेन पीक्स है, ये लैंड सरफेस है, और यहाँ से क्या आ रही है? मानसूनल विंड्स आ रही हैं। अब ये माउंटेन ये इधर आएंगी और यहीं पे क्या होंगी? ऊपर उठेंगी और कूल डाउन होकर के यहीं पे क्या कर देंगी? रेन कर देंगी। इस रीजन में तो रेनफॉल होगी। अब हिमालय की क्योंकि हाइट ज्यादा है
तो ये इस रीजन के अंदर में और हिमालय को क्रॉस करके नहीं जा पाती। तो हिमालय की जो ये वाली साइड है, इसे लीवर्ड साइड बोलते हैं। जिधर विंड आ रही है उसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं। ये होती है विंडवर्ड साइड और ये होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। इस लीवर्ड साइड पर हमें क्या नहीं देखने को मिलती, रेन देखने को नहीं मिलती। तो इसी रीजन को क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट क्या रहता है, यहाँ पे ड्राई देखने को मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेटर हिमालय रीजन में किस तरीके से होती है वहां देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी तो यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सीजन्स के अंदर में ये सर्दियों में पूरा स्नो कवर्ड रहता है, पासिस ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां पॉसिबल नहीं होता जाना। लेकिन जो मानसून सीजन मतलब गर्मियों का सीजन है, अप्रैल टू जून, ये सीजनल माइग्रेशन का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जा करके, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं लाइक भोटिया ट्राइब, वो लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी या सेटलमेंट करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे देखी जाती है इन समर सीजन्स ओनली, और ये केवल 4 महीने का टाइम पीरियड है जो सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। जबकि हम जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने काफी फेवरेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए हाई वैलीज के अंदर में। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, केवल और केवल वैलीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि माउंटेन स्लोप्स पे क्या नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। फिर भी जहां पर स्लोप हल्के होंगे उस एरिया पर हम टेरेस फार्मिंग भी करते हैं, सीढ़ीदार खेत बना करके वहां पे एग्रीकल्चर की जाती है। जो रीजन है 3000 से 4500 मीटर के, वो ऐसे इन 4 महीनों के दौरान, गर्मियों के मौसम के दौरान मेन सेंटर हो जाते हैं अल्पाइन पास्चर लैंड के। वैली ऑफ धौली, धौली गंगा, गोरी गंगा और काली रिवर की वैली से भोटिया ट्राइब यहाँ पर आती हैं और अपने जानवरों के साथ आती हैं और यहाँ पर कुछ टाइम अपना सेटलमेंट करती हैं। इसके अलावा जो भागीरथी और अलकनंदा वैलीज हैं, उनसे जाड़, मारछा और तोलछा ट्राइब भी आती हैं। ये भी क्या है, भोटिया ट्राइब की ही सब कास्ट आप एज्यूम कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर में, ग्रेटर हिमालयाज के अंदर में, वेजिटेशन किस तरीके का देखने को मिलता है। अप टू 3000 मीटर हमें कोल्ड टेम्परेट एवरग्रीन कॉर्निफोरस फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनकी निडल शेप्ड क्या होगी, ट्री होंगी। अप टू 3000 मीटर, 3000 मीटर तक हमें कोल्ड टेम्परेट एवरग्रीन कॉर्निफोरस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाइक फिर स्प्रूस, देवदार जैसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अप टू 3900 मीटर्स की अगर आप ऊंचाई में जाएंगे तो आपको कुछ ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिलते हैं, जड़ी बूटियां, घास को मैदान देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 3900 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको क्या नहीं देखने को मिलता, कोई वेजिटेशन नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो ये एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड देखा जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, मिडल हिमालयाज के ऊपर। मिडल हिमालयाज जो आपको क्या देखने को मिलते हैं, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलते हैं। ग्रेटर हिमालयाज को मिडल हिमालयाज से अलग करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में देखते हैं। थ्रस्ट क्या होते हैं ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर में ही बहुत अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मिडल हिमालयाज हैं वो लाई करते हैं साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। अगर इनके विस्तार की बात करते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट ये पैरेलल हैं मेन हिमालयन रेंजेस के, यानी कि ऊपर से मेन हिमालयन रेंजेस जैसे जैसे स्प्रेड होती हैं उसी तरीके से हम उसी के साथ साथ पैरेलली मिडल हिमालयाज रेंजेस को भी देखते हैं। इनकी हाइट 3000 मीटर से 4800 मीटर देखी जाती है ऑन एन एवरेज। उत्तराखंड में इनकी विड्थ 70 किलोमीटर से लेकर के 120 किलोमीटर तक देखी जाती है। ड्यू टू पार्शियल ग्लेशिएशन की वजह से ये रीजन को कहा जाता है हिमाचल।
कुछ एरियाज इस रीजन के अंदर में स्नो कवर्ड देखने को मिलते हैं और कहीं आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल जिसका नॉर्दर्न पोर्शन इस एरिया के अंदर में इंक्लूड होता है। इसकी कुछ विशेषताएं फीचर देख लेते हैं मिडल हिमालयाज रेंजेस की। तो यहाँ पे मैनी रिवर वैलीज आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, विच इज फेमस फॉर सेवरल इंपोर्टेंट लेक्स। तो यहाँ जो कुछ नैनीताल के अंदर फेमस लेक हैं, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल और भीमताल, ऐसे कुछ लेक्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं मिडल हिमालयन रेंजेस के अंदर। क्लाइमेट की बात करते हैं तो विंटर के अंदर में जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं वो स्नो कवर्ड हो जाएंगी और समर मानसून में यहाँ क्या है, स्नो नहीं देखने को मिलती। और गर्मियों के अंदर में यहाँ स्नो देखने को नहीं मिलती। समर की बात करें तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है इस रीजन के अंदर में, 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कंडीशंस क्लाइमेट की काफी कूल और प्लीजेंट है होती हैं समर्स के टाइम पीरियड में। इस रीजन की इंपोर्टेंस देखते हैं तो ये रीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर फॉरेस्ट, इकोनॉमी और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। अगर इस रीजन का मैक्सिमम एरिया देखते हैं तो ज़्यादातर कहीं कहीं 45, कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 60% से ज़्यादा का एरिया भी हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट कवर के लिए। यहाँ पर हमें कोल्ड टेम्परेट कोर्निफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट ही देखने को मिलेंगे और वेजिटेशन में क्या किस तरीके के ओक, चेस्टनट, ब्रीच, पाइन, फिर देवदार, स्प्रूस जैसे ट्रीज आपको हायर रेंजेस के अंदर में देखने को मिलते हैं। इन ट्रीज की जो होती है वुड काफी सॉफ्ट होती है, तो यहाँ आपको टिम्बर टाइप इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी। ये फॉरेस्ट कवर का रीजन है, ये मोस्टली ज्यादातर इन जंगलों के चलते, वन संपदा के चलते ही क्या हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है इसका, और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, वन आंदोलन भी देखते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द मिडल हिमालयन रेंजेस के अंदर में जो सॉइल है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल तो नहीं है, रॉकी है यहाँ की सॉइल लाइट है और लेस फर्टाइल है, लेकिन फिर भी हम 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या कर लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहाँ प्रैक्टिस होती है, एक तो रिवर वैलीज के अंदर में आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। रिवर वैली की फर्टाइल सॉइल क्यों है, क्योंकि रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती है। इसके अलावा माउंटेन स्लोप्स, जहां पर क्या होते हैं, माउंटेन स्लोप कम होते हैं, तो वहां पर हम टेरेस फील्ड बनाकर सीढ़ीदार खेत बनाकर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर आपको दोनों तरीके की क्रॉप, खरीफ और राबी क्रॉप देखने को मिलेगी। हाई क्वालिटी के पैडीज यहाँ पर इन वैलीज के अंदर में क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब आप मिडल हिमालयाज से या लेसर हिमालयाज से नीचे आते हैं तो आपको शिवालिक रेंजेस देखने को मिलती हैं। शिवालिक और मिडल हिमालयाज के बीच में आपको दून रीजन भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों रीजन को एक साथ देख लेते हैं। साउथ ऑफ हिमालयाज, अब मिडल हिमालयाज आपको क्या देखने को मिलते हैं, शिवालिक्स देखने को मिलते हैं। इन्हें हम लोग आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का एवरेज एलिवेशन 1200 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है, ऐसा राजेंद्र बलोदी जी की किताब में लिखा है। बट यहाँ इतना ज्यादा एलिवेशन नहीं है, इसे आप मतलब 900 से 1300 कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 13 एवरेज एलिवेशन यही है, 1300 मीटर कर ले। इस रीजन के अंदर में कौन कौन से एरिया आते हैं, सदर्न पार्ट आता है अल्मोड़ा का, पौड़ी गढ़वाल इसके अंदर आ जाएगा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर्ड होता है, सेंट्रल पार्ट नैनीताल का, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट आपको शिवालिक रीजन के अंदर में देखने को मिलता है। शिवालिक्स को क्या कहा जाता है, फुटहिल रेंजेस कहा जाता है या फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज भी बोला जाता है। शिवालिक्स के और लेसर हिमालयाज के बीच में
इलोंगेटेड वैलीज पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं दून। उसी के अंदर में एक इम्पोर्टेंट दून आती है जिसे कहा जाता है देहरादून। इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ लेते हैं। देहरादून की जो मैक्सिमम लेंथ है 25 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी एक इलोकेटेड वैली है, जो किससे बनी है, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बनी है। और ये सेडिमेंट्स कौन सी रिवर ला रही थी, असान और सुसवा रिवर लेकर के आती हैं, जो अपने आप में किसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती हैं, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती हैं। शिवालिक रेंजेस आर नॉट कंटिन्यूअस रेंजेस। शिवालिक रेंजेस क्या है, कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं मानी जाती, क्योंकि इन रेंजेस को अलग अलग फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ने अलग अलग जगह से क्या कर दिया है, काट दिया है। तो ये आपको टुकड़ों में ये आपको टुकड़ों में देखने को मिलती हैं। ये आप जो है गंगा एट हरिद्वार, गंगा हरिद्वार के अंदर में, यमुना रिवर नियर विकास नगर, ये क्या शो कर रही है, ये क्लियर गैप शो करती हैं रेंजेस के बीच में। बियॉन्ड दीज पॉइंट्स, यानी इस पॉइंट के बाद में जो ये डिवीजन है, इसके बाद में प्लेन शुरू हो जाते हैं। शिवालिक्स के अगर क्लाइमेट या दून क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है शिवालिक का और दून का, बहुत बढ़िया क्लाइमेट माना जाता है। ये कंपैरिजन में वार्म है, ह्यूमिड है, अगर हम मिडिल हिमालयन रेंजेस का कंपेयर करते हैं। समर टेम्परेचर क्या है, 29 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच में ऑलमोस्ट रहता है। विंटर के अंदर में ये 4-5 डिग्री से 7-8 डिग्री के बीच में होता है। इस रीजन के अंदर में हमें मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है 200 से 250 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल देखने को मिलती है। तराई में भी रीजन अगर कभी बनता है तो तराई रीजन के अंदर में भी हमें सिमिलर रेनफॉल देखने को मिलेगी। जो नदन स्लोप्स हैं उसके अंदर में आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, और ये रीजन इन फॉरेस्ट के चलते काफी इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट हो जाता है। लोअर एरियाज में आपको शीशम, सीमल, अमला, बम्बू, साल, टीक जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। हायर स्लोप्स के अंदर में आपको ओक, देवदार, चीर पाइन और स्प्रूस जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। इन्हीं फॉरेस्ट इन्हीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के चलते ये रीजन टिम्बर, पेपर और स्लीपर और फर्नीचर जैसी इंडस्ट्री के लिए क्या बन जाता है, इंपोर्टेंट बन जाता है। आपको यही इंडस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रीजन, शिवालिक रीजन, इंपॉर्टेंट है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। स्पेशली अगर आप लाइमस्टोन को देखें तो देहरादून के अंदर में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देहरादून जो अपने आप में क्या है, लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ पर आखिरी टर्मिनल स्टेशन है उत्तराखंड का देहरादून। इस देहरादून के पास में आपको मसूरी देखने को मिलता है, जो एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है समर सीजन्स के अंदर। अगर साउथ ऑफ शिवालिक्स आप आएंगे तो आपको तराई और भाबर रीजन देखने को मिलता है। तराई और भाबर रीजन क्या है, एक नैरो बेल्ट है जो आपको शिवालिक रेंजेस के साउथ में देखने को मिलेगी। और इसी के नीचे अगर तराई भाबर रीजन के आगे ही क्या शुरू होते हैं, गंगा प्लेन्स की शुरुआत हो जाती है। तराई और भाबर रीजन का जो एलिवेशन है वो 1200 मीटर तक देखा जाता है। सरफेस की कंडीशन को अगर देखते हैं तो ये तराई भाबर रीजन दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट होता है भाबर और एक पार्ट होता है तराई रीजन। सबसे पहले बात करते हैं भाबर रीजन की। अच्छा, तराई और भाबर रीजन का फॉर्मेशन जो हुआ है वो प्लीस्टोसीन इपोक के अंदर में हुआ है। भाबर रीजन जो है, भाबर रीजन एक छोटी सी पट्टी है, नैरो बेल्ट है, जो 35 से 40 किलोमीटर चौड़ी है, और ये शिवालिक की फुट हिल्स के साथ साथ देखी जाती है। इसका जो निर्माण हुआ है वो पेबल से हुआ है, स्टोनी सॉइल से हुआ है। जो मोटे मोटे पत्थर है रिवर्स अपने साथ लेकर के आई हैं, उसी से भाबर रीजन का निर्माण होता है। जो ये मोटे पत्थर हैं, रिवर अपने साथ में आती है, जब वो माउंटेन से ऊंचे ऊंचे माउंटेन से ट्रेवल कर रही होती है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो अपने साथ वो बहुत मोटे पत्थर कैरी करने के लिए सक्षम होती है। लेकिन जैसे ही वो स्लोप हल्का होता है, वहां पर वो मोटे पत्थरों को डिपॉजिट कर देती है, और उसी से निर्माण होता है
भाबर रीजन का। ये पिछली क्लास के अंदर में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली क्लासेस को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद रिवर्स यहाँ पर मोटे पत्थरों के नीचे ही बहना चालू करती है, तो रिवर यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है और अंडरग्राउंड बहने लगती है। बाद में जाके ये रिवर रीअपियर होती है तराई रीजन के अंदर, और तराई रीजन इसी वजह से मार्शी टाइप कंडीशंस वहां पर देखी जाती हैं। भाबर रीजन हम लोग जो देखते हैं मेनली देखते हैं नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। अब बात करते हैं तराई रीजन की। तराई क्या है? एक फ्लैट रीजन होता है, लो लाइंग रीजन होता है, मार्शी प्लेन है, और रिवर्स यहाँ पर क्या हो रही हैं? एमर्ज हो रही हैं ऑन द सरफेस। इससे पहले भावर में कहाँ अंडरग्राउंड फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पर ये एमर्ज होती हैं। इस रीजन के अंदर में आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। इसी रीजन के अंदर में आपको पासेस देखने को मिलेंगे जो अपने आप में एंट्री पॉइंट बनते हैं हिमालयन रीजन में एंट्री करने का। इन्हीं पासेस को हम घाट भी बोलते हैं कहीं, और पासेस भी बोलते हैं, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, द्वारकोट, उसके बाद चौकी घाटा, चिल्किया, चोरगलिया, बमोरी, ब्रह्मदेव, तिमली, मोहंद पास। ये कुछ पासेस हम लोग देखते हैं जो बेसिकली हमें एंट्री देते हैं टू एंटर इन अ माउंटेन रीजन। ऑल दीज पासेस ये या तो शिवालिक्स के अंदर, दून के अंदर, या तराई भाबर रीजन के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। होप you like the session. Take care. Bye bye. Good day.